स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास जो हमारी थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें हमने देखा था कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो उस चार्ज पार्टिकल में एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। नाउ स्टूडेंट, फिर हमने देखा कि एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफरेंट तरीके से इंटर करता है, इट मीन्स जब ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इंटर करता है तो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करता है। और स्टूडेंट, जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो ये एक सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है। तो भाई हमें पता है कि जब चार्ज पार्टिकल भाई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी और वेलोसिटी वेक्टर v के बीच अगर एंगल हो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन वेक्टर b में ही चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। नाउ स्टूडेंट, जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो हम लोगों ने देखा था जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो हमने देखा कि ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है। क्लियर? चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है। वहां पर स्टूडेंट सर्कुलर मोशन की रेडियस, सर्कुलर पाथ की रेडियस और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों ने फाइंड आउट की थी। अब स्टूडेंट, ये अपना पास जो है फर्स्ट कंडीशन था, ये सेकंड कंडीशन था कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर कर जाए तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, अब जो हम लोग बात करने वाले वो हम लोग देखेंगे कि अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एट एनी एंगल थीटा इंटर करता है, अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एट एनी एंगल थीटा में इंटर करता है तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। तो भाई कंसीडर करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी का डायरेक्शन है और इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल हमारा जिसका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है एट एनी एंगल थीटा विद वेलोसिटी वेक्टर v इंटर करता है। तो यहां पर स्टूडेंट इसकी वेलोसिटी के टू कंपोनेंट्स होंगे। एक तो ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, वो होगा v पैरेलल इज इक्वल टू v cos थीटा। एंड स्टूडेंट, एक कंपोनेंट इसका आएगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और वो होगा हमारा v परपेंडिकुलर, इट मींस v साइन थीटा। बिकॉज स्टूडेंट, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना होता है उस डायरेक्शन से पास में अगर एंगल हो तो वहां हम लोग कॉस लिखते हैं, और जिस डायरेक्शन में हमें एंगल लेना हो कंपोनेंट लेना होता है अगर उससे दूर में एंगल हो तो वहां पर हम लोग साइन लेते हैं। तो स्टूडेंट, यहां पर हम लोगों ने देखा कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी में एट एन एंगल थीटा इंटर करता है तो उसकी वेलोसिटी के टू कंपोनेंट्स हैं v cos थीटा एंड v sin थीटा। तो ये पैरेलल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। नाउ स्टूडेंट, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि अगर भाई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंटर करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन परफॉर्म करता है, और अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। और यहां स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी में एट एन एंगल थीटा इंटर कर रहा है। तो भाई अब ये चार्ज पार्टिकल हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के साथ सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा। अब स्टूडेंट, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन के साथ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन परफॉर्म करे, इट मींस
कॉन्सिक्यूटिव सर्कल्स आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये एक स्प्रिंग का जो शेप होता है कुछ उस तरीके का मोशन होगा, और इस मोशन को हम लोग बोलते हैं हेलिकल मोशन। ये कैसी मोशन होगी? हेलिकल मोशन। तो स्टूडेंट यहां पर जो V पैरेलल है उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल की मोशन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होगी, अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। एंड स्टूडेंट जो V परपेंडिकुलर है इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल Q मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B से एट एन एंगल थीटा विद वेलोसिटी वेक्टर V इंटर करता है तो इसकी वेलोसिटी के टू कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा V परपेंडिकुलर इज इक्वल टू V साइन थीटा, इसकी वजह से हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और जो V पैरेलल है कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है V cos थीटा, उसकी वजह से हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन परफॉर्म करेगा। इट मींस स्टूडेंट हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन के साथ साथ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन परफॉर्म करेगा। तो भाई सर्कुलर मोशन भी हो रही है और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी हो रही है, तो हमारा चार्ज पार्टिकल एक तरीके से हेलिकल मोशन को परफॉर्म करेगा। और यहाँ स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना होगा इन हेलिक्स की जो रेडियस है, एक टर्न को कंप्लीट करने पर जो टाइम लेता है हमारा चार्ज पार्टिकल, इट मींस टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड स्टूडेंट यहां पर देखना होगा हमें टू कॉन्सिक्यूटिव हेलिक्स के बीच का जो भी डिस्टेंस है जिसको हम लोग पाथ ऑफ पिच और पिच डिस्टेंस बोलते हैं। पाथ ऑफ पिच और पिच डिस्टेंस बोलते हैं। ये एक हेलिकल मोशन के बाद देखिए वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जब पार्टिकल कंप्लीट कर लेता है अपने सर्कुलर पाथ में, फिर इसके बाद नेक्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो पार्टिकल जो है डिस्टेंस कवर करता है, एक मतलब लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो यहां पर उस डिस्टेंस को हम लोग पाथ ऑफ पिच बोलेंगे। अब ये स्टूडेंट पूरी बात करते हैं, इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, देखते रहिए आप कॉन्सेप्ट को समझिए बस केवल। तो भाई स्टूडेंट यहां पर हमने देखा कि हमारा चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो यहां पर अगर हम देखें कि V परपेंडिकुलर एंड वेक्टर B के बीच ये जो एंगल का मेजरमेंट है 90 डिग्री एंगल का मेजरमेंट है स्टूडेंट, ये जो है हमारा बनेगा क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन। भाई अगर हम वेलोसिटी से वेक्टर B के बीच का एंगल देखते हैं तो ये है क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन। V परपेंडिकुलर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B के बीच का एंगल देखते हैं तो ये हमारा क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज के लिए स्टूडेंट हमने बताया था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो हमारा नॉर्मली जो V पैरेलल एंड वेक्टर B की वजह से जो प्लेन फॉर्म होता है उसमें डाउनवर्ड इन डायरेक्शन होगा, प्लेन में नॉर्मली बिलो द प्लेन होगा। इट मींस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ नीचे साइड होगा। तो भाई चार्ज पार्टिकल हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे निकल रहा है चार्ज पार्टिकल और उस पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगा, तो भाई कुछ इस तरीके से चार्ज पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है। तो चार्ज पार्टिकल जो भी सर्कुलर मोशन यहाँ परफॉर्म करेगा उसमें नीचे साइड फोर्स लग रहा है। इट मींस चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा। नाउ स्टूडेंट चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन हमें पता लग गई भाई, और सिंपल सी बात है कि V पैरेलल की वजह से चार्ज पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन परफॉर्म करेगा। तो भाई यहाँ पर हमारा जो चार्ज पार्टिकल हेलिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी हम लोगों ने बात कर ली। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है भाई कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एट एन एंगल थीटा इंटर करता है तो V पैरेलल की वजह से स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, V परपेंडिकुलर की वजह से
सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो सर्कुलर मोशन के साथ साथ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होगी, इट मींस इसे हम लोग बोलेंगे हेलिकल मोशन। क्लियर? तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि हेलिकल मोशन में ये जो चार्ज पार्टिकल हेलिकल मोशन परफॉर्म करता है, तो इस हेलिकल मोशन में इसकी रेडियस क्या होने वाली है, रेडियस स्मॉल आर फाइंड आउट करेंगे। तो भाई रेडियस क्या होगी हेलिकल पाथ की। तो भाई स्टूडेंट यहां हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल की सर्कुलर मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा। तो रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। तो यहां स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल required centripetal force, centripetal force is equal to magnetic force. Now student हमारे चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का कारण v परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जब हम लिखेंगे तो यहां पर जो भी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो mv परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ हेलिक्स और रेडियस ऑफ वन हेलिक्स। तो भाई mv परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल r, और जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा q v परपेंडिकुलर इंटू b इंटू एंगल बिटवीन कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई ये होगा हमारा थीटा के प्लेस में 90 डिग्री, तो क्यू वी परपेंडिकुलर साइन 90 डिग्री। तो एंगल थीटा जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स में देखा था F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच था, तो यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ले रहे हैं, तो उसके बीच और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1 स्टूडेंट। तो यहां पर देख रहे हैं हम कि ये जो हमारा v परपेंडिकुलर है ये स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, तो जो हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फाइंड आउट हो रहा है r वो होगा, तो भाई हेलिकल मोशन में वन हेलिक्स की जो रेडियस है r वो हो रही एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यू बी। क्लियर स्टूडेंट? नाउ अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v साइन थीटा, तो यही जो है बन जाएगी mv साइन थीटा डिवाइड बाई qb। स्टूडेंट जब पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटर करता था, तो भाई वहां पर भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता था, और वहां पर जो रेडियस आई थी वो थी mv डिवाइड बाई qb, और यहाँ फार्मूला है mv sin थीटा डिवाइड बाई qb। बिकॉज स्टूडेंट वहां जो वेलोसिटी थी वो v थी, पूरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन यहाँ पर एट एन एंगल थीटा पार्टिकल इंटर कर रहा है, और इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ही v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो या तो हम ये कहें कि उसी फार्मूले में v के प्लेस में v sin थीटा पुट कर रहे हैं तो हमारा ये फार्मूला फाइंड आउट हो रहा है, या ये कहें कि भाई यहाँ पर वेलोसिटी जो है हमारी v परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर mv परपेंडिकुलर डिवाइड बाई qb हमें ये फार्मूला मिल रहा है। सिंपल सी बात है स्टूडेंट। अब हमें फाइंड आउट करना होगा कि भाई जब पार्टिकल हेलिकल मोशन परफॉर्म करता है तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए हेलिकल मोशन में, वन कंप्लीट सर्कुलर पाथ के लिए हेलिकल मोशन में पार्टिकल क्या टाइम लेता है, इट मींस टाइम पीरियड ऑफ हेलिकल मोशन। तो भाई अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। तो देखते हैं स्टूडेंट टाइम पीरियड के लिए क्या करना है भाई। नाउ टाइम पीरियड जो है हमें देखना है। क्लियर? तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। तो टाइम पीरियड देख लेते हैं अब। तो भाई टाइम पीरियड क्या होता है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो टाइम पार्टिकल लेता है उससे टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड स्टूडेंट टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड
और यहां पर स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की, तो जो रेडियस है उस सर्किल मतलब आर रेडियस वाले एक सर्किल का डिस्टेंस कैपिटल टी, मतलब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में फाइंड आउट होगी हमारी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगी हमारी 2 पाई आर और स्पीड होगी हमारी v परपेंडिकुलर, इट मींस v sin थीटा, तो v परपेंडिकुलर। नाउ स्टूडेंट अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं v परपेंडिकुलर की यहां पर, तो 2 पाई mv परपेंडिकुलर डिवाइड बाई qb, और यहां पर डिवाइड में भी हमारे पास v परपेंडिकुलर है, तो स्टूडेंट v परपेंडिकुलर कैंसल हो जाएगा, तो जो टाइम पीरियड यहां मिल रहा है 2 पाई m डिवाइड बाई qb, तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं है स्टूडेंट। सेकेंड, नाउ अगर स्टूडेंट हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, तो फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1 बाई कैपिटल टी, तो वो होगा हमारा QB बाई 2 पाई m। नाउ स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एट एन एंगल थीटा इंटर करता है, तो वो जो हेलिकल मोशन परफॉर्म करता है, उस हेलिकल मोशन में जो रेडियस है हेलिकल पाथ की, वो mv परपेंडिकुलर डिवाइड बाई qb है, और जो टाइम पीरियड है वो हमारा 2 पाई m बाई qb है, जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी qb बाई 2 पाई m है। यहाँ स्टूडेंट देखने की बात ये है कि जो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर स्टूडेंट? तो वो जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड फाइंड आउट हो रहे हैं उनमें उनके फॉर्मूले में वेलोसिटी नहीं है, तो चार्ज पार्टिकल की मोशन में जो टाइम पीरियड है और जो फ्रीक्वेंसी है वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। नाउ स्टूडेंट अब बात करेंगे हम लोग पिच डिस्टेंस की। क्लियर? तो भाई पिच डिस्टेंस क्या होती है स्टूडेंट? ये जो टू कॉन्सिक्यूटिव हेलिक्स हैं इनके बीच जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं पिच डिस्टेंस। तो भाई एक हेलिक्स ये है, उसके बाद का अगला हेलिक्स ये है, तो टू कॉन्सिक्यूटिव हेलिक्स के बीच जो लीनियर डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट पिच डिस्टेंस और पाथ ऑफ पिच। तो स्टूडेंट अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं पिच डिस्टेंस और पाथ ऑफ पिच, तो देख लेते हैं भाई पिच डिस्टेंस क्या होगी और पाथ ऑफ पिच। तो पिच डिस्टेंस तो यहां स्टूडेंट पिच डिस्टेंस होती है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव हेलिक्स। तो पिच डिस्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल P से। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव हेलिक्स के लिए, लीनियर डिस्टेंस के लिए तो जो स्पीड लेंगे वो v पैरेलल होगा, तो स्पीड इनटू टाइम पीरियड, और जो स्पीड लेंगे हम स्टूडेंट वो स्पीड होगी हमारी v पैरेलल, और जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल T है, तो कैपिटल P इज इक्वल टू v पैरेलल इट मींस v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड 2 पाई m बाई qb बाई 2 पाई m, टाइम पीरियड 2 पाई m डिवाइड बाई qb, 2 पाई m डिवाइड बाई qb। नाउ स्टूडेंट जो पिच डिस्टेंस फाइंड आउट हुई है वो है 2 पाई m v cos थीटा अपॉन qb। तो समराइज कर देते हैं स्टूडेंट टोटल जो ये आपने स्टडी की हुई है। तो सिंपल सी बात है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंटर करता है तो चार्ज पार्टिकल की मोशन जो होगी वो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होगी। नाउ स्टूडेंट अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर करता है तो वहां पर चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा, और उस सर्कुलर मोशन की जो रेडियस होगी स्मॉल r इज इक्वल टू वो होगी mv डिवाइड बाई qb, एंड जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई m बाई qb होगा, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो qb बाई 2 पाई m होगी।
नाउ स्टूडेंट, अगर यही चार्ज पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एट एन एंगल थीटा विद वेलोसिटी वेक्टर v इंटर कर जाए, तो वेलोसिटी के टू कंपोनेंट्स होंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड एक पैरेलल कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा एंड पैरेलल कंपोनेंट की वजह से ये मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन परफॉर्म करेगा। तो नाउ स्टूडेंट, चार्ज पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन के साथ साथ एक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी परफॉर्म करेगा। इट मींस ऐसी मोशन को हम लोग बोलते हैं हेलिकल मोशन, जिसमें जो है चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन के साथ लीनियर पाथ भी कवर करता है। क्लियर स्टूडेंट? तो जैसा ये स्प्रिंग देखने में लगता है वैसा ही चार्ज पार्टिकल का मोशन होने वाला होगा, या किसी भी स्क्रू में जो थ्रेड्स होते हैं वैसा चार्ज पार्टिकल का मोशन होने वाला है। और इस मोशन में चार्ज पार्टिकल के जो हेलिकल मोशन में जो हेलिकल पाथ है उसका जो रेडियस होने वाला है वो mv परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यू बी आर mv sin थीटा डिवाइड बाई क्यू बी होने वाला है। और नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर भी टाइम पीरियड 2 पाई m बाई क्यू बी होने वाला है, और जो फ्रिक्वेंसी है वो क्यू बी बाई 2 पाई m, क्योंकि फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ये डिपेंड नहीं करते चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पर। और स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करें टू कॉन्सिक्यूटिव हेलिक्स के बीच जो डिस्टेंस, इट मींस पिच डिस्टेंस और पाथ हाफ पिच की, तो वो स्टूडेंट बनेगी हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो स्पीड का कंपोनेंट है और टाइम पीरियड है। तो v cos थीटा इनटू 2 पाई m बाई क्यू बी, तो 2 पाई m v cos थीटा बाई क्यू बी, इट मींस इन मीटर। तो स्टूडेंट, ये तो था पूरा जो डिस्कशन हमारा कि एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफरेंट एंगल से एंटर करता है तो उसकी मोशन किस तरीके से परफॉर्म होती है। स्टूडेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल की मोशन का डिस्कशन हम लोग करेंगे। अब देखेंगे कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो वो जो मोशन परफॉर्म करेगा उसका पाथ कैसा होगा। क्लियर स्टूडेंट? यहां पर कंसीडर करते हैं एक नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है, इट मींस इस प्लेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेस में। एंड स्टूडेंट, ये हमारी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिक्रीज्ड है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। नाउ स्टूडेंट, अगर ये प्लेट का एक्सटेंशन काफी लार्ज है तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो यूनिफॉर्म है। और स्टूडेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर होती है। स्टूडेंट, ये हमारा जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस है और ये जो हमारा डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस है। नाउ स्टूडेंट, सपोज कि यह चार्ज पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल है, क्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें है और वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में विद वेलोसिटी वेक्टर भी इंटर कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर ई। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई एक चार्ज पार्टिकल है जिसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है और ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में विद वेलोसिटी वेक्टर v टुवर्ड्स x डायरेक्शन इंटर करता है। तो स्टूडेंट, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा तो इस चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो स्टूडेंट, ये क्यू कूलम चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होगा वेक्टर एफ। क्लियर? तो भाई जो वेलोसिटी v है ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल along x एक्सिस है, along x एक्सिस। एंड स्टूडेंट, जो कैपिटल ई है ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है।
अब बात करते हैं स्टूडेंट कि इस चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट ये है F इज इक्वल टू Q इंटू ई along y एक्सिस। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, चार्ज पार्टिकल हमारा x एक्सिस के डायरेक्शन में इंटर कर रहा है जब, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y एक्सिस के डायरेक्शन है, तो चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो y एक्सिस के डायरेक्शन। नाउ स्टूडेंट, चार्ज पार्टिकल का मास अगर हम लेट करें स्मॉल m और उस चार्ज पार्टिकल में y एक्सिस के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसको लेट करें a, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट होगी a इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम होने वाली। तो स्टूडेंट इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन स्टूडेंट, इस चार्ज पार्टिकल में x एक्सिस के डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, बट x एक्सिस में पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो इट मींस x एक्सिस के डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल में किसी भी तरह का कोई भी फोर्स ना होने की वजह से ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है x एक्सिस में यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा, बट y एक्सिस में एक चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन है, तो y एक्सिस में चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म करेगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल के मोशन को देखते हैं तो चार्ज पार्टिकल x एक्सिस में भी मोशन करेगा और y एक्सिस में भी मोशन करेगा। तो इसमें इट मींस स्टूडेंट, चार्ज पार्टिकल के मोशन का कुछ ये पाथ होगा और चार्ज पार्टिकल टाइम के साथ में x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ में डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो सपोज दैट स्टूडेंट एट टाइम t चार्ज पार्टिकल जो x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो स्मॉल x है, और उसी टाइम t में जो पार्टिकल y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो y है। तो नाउ स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट ये अलोंग y एक्सिस है, क्लियर। x एक्सिस में चार्ज पार्टिकल की यूनिफॉर्म मोशन है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल, कवर्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल along x axis in time t। तो नाउ स्टूडेंट, x एक्सिस में जो मोशन हो रही है चार्ज पार्टिकल की वो यूनिफॉर्म मोशन है, तो भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्टूडेंट, x एक्सिस में डिस्टेंस स्मॉल x, इस x एक्सिस में जो स्पीड है वो पार्टिकल जिस स्पीड के साथ x एक्सिस में इंटर कर रहा है वही स्पीड उसकी रहेगी, बिकॉज इस डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो स्टूडेंट, जो स्पीड है वो v है और जो टाइम है वो t है। नाउ स्टूडेंट, अगर हम लोग यहाँ से टाइम को फाइंड आउट करते हैं तो टाइम t इज इक्वल टू आ रहा है x डिवाइड बाई v। तो क्लियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगेन स्टूडेंट, अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसी टाइम t में चार्ज पार्टिकल का y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल along y axis in time t, in same time t। तो नाउ स्टूडेंट, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पर y एक्सिस में इनिशियल स्पीड पार्टिकल की है 0, तो इसको पुट कर देंगे 0 इंटू टी, तो भाई ये तो टर्म 0 होने वाला है, प्लस हाफ y एक्सिस में एक्सेलरेशन है और टाइम ले रहा है पार्टिकल t, और y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट लेट करते हैं y। तो नाउ स्टूडेंट, ये इक्वेशन बनेगी कुछ y इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, बिकॉज x एक्सिस में तो पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है, बट y एक्सिस में पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। हाफ at स्क्वायर,
तो नाउ स्टूडेंट इतना ही केवल कंसीडर करते हैं यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर एक्सेलरेशन है हमारे पास QE/m along y एक्सिस, तो पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर y इज इक्वल टू हाफ, वैल्यू ऑफ ए है QE/m इंटू जो टाइम की वैल्यू है तो उसको इक्वेशन नंबर सेकंड से पुट करते हैं x/v। तो भाई y इज इक्वल टू हाफ, और ये होल स्क्वायर भी है, तो हाफ QE/mv इंटू एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो हमारी इक्वेशन मिली है यहाँ, ये हमारी इक्वेशन x में सिंगल पावर रख रही है बट y में डबल पावर रख रही है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से हम बता सकते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल हमारा पैराबोलिक पाथ में मोशन कर रहा है इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट मींस पाथ ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल is parabolic। तो नाउ स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस में वेलोसिटी v के साथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E के अंदर, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, वो अलोंग y एक्सिस है, उसमें इंटर करता है। तो इस चार्ज पार्टिकल में x एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन होती है बट y एक्सिस के डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो जो फाइनल इक्वेशन आ रहा है y इज इक्वल टू हाफ QE/mv एक्स स्क्वायर, वो डिनोट करता है इसके पाथ को पैराबोलिक। तो एक चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो मोशन है वो पैराबोलिक यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये v स्क्वायर होने वाला है भाई, ये छोटी सी बात ये छूट गई यहाँ पर, देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर बाई v स्क्वायर होने वाला है। क्लियर स्टूडेंट? एक चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एक साथ इंटर कर रहा है। तो भाई चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो भाई इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, उसी को हम लोग स्टूडेंट लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये स्टडी हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के वजह से चार्ज पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स में प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन से चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है अगर हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करें। तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो हम ऑब्टेन भी कर सकते हैं। इट मींस स्टूडेंट चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को कांस्टेंट करना चाहते हैं तो इस रिजल्टेंट फोर्स को अगर हम जीरो कर देंगे तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी कांस्टेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां हमें बात करनी है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की। तो बात करते हैं भाई, देखते हैं, चलते हैं आगे कि ये हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी में एक चार्ज पार्टिकल जिसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q है, वो एक डायरेक्शन वेक्टर जेड डायरेक्शन में, मान सपोज दैट एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है और जेड डायरेक्शन में जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो विद वेलोसिटी वेक्टर v इंटर कर जाता है। जैसा कि स्टूडेंट हम लोग को पता है एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब इस केस में जो चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला होगा तो स्टूडेंट उसको भाई देखिए वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेक करेंगे, वो बनेगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो होगा स्टूडेंट वेलोसिटी
एंड मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाले प्लेन में नॉर्मली अपवर्ड इन डायरेक्शन, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज एंगल में नॉर्मली अपवर्ड होता है। तो भाई मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ये हम शो कर देते हैं यहां पर, वेक्टर F suffix m is equal to the q times of vector v क्रॉस वेक्टर v। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, वो बनेगा स्टूडेंट वेक्टर F सफिक्स m q वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v। अगेन स्टूडेंट अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते हैं यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हमारी निगेटिव y एक्सिस में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब स्टूडेंट चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला होगा, तो यहां पर चार्ज पार्टिकल में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वेक्टर F इज इक्वल वेक्टर F सफिक्स c इलेक्ट्रिक फोर्स q टाइम्स ऑफ वेक्टर E। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल वो होगा हमारा वेक्टर F सफिक्स E q टाइम्स ऑफ वेक्टर E। नाउ स्टूडेंट हम लोगों ने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को, फील्ड की वजह से जो चार्ज पार्टिकल में फोर्स है वो फाइंड आउट कर लिया। तो भाई जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो होने वाला होगा स्टूडेंट वेक्टर F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स के बीच वेक्टर प्रोडक्ट। नाउ स्टूडेंट वेक्टर F इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ वेक्टर E प्लस q टाइम्स ऑफ वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। तो यहां पर हम q को ले सकते हैं कॉमन, देन जो रिजल्टेंट फोर्स बना वो q टाइम्स ऑफ वेक्टर v प्लस वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। तो स्टूडेंट ये है हमारा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में चार्ज पार्टिकल में लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स। अब स्टूडेंट इसी रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज्ड फोर्स, लॉरेंज फोर्स। क्लियर? यही है हमारा लॉरेंज फोर्स, और जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी फोर्स हो उसका यूनिट न्यूटन। तो स्टूडेंट अब हमें बात करनी है कि भाई ये वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है। तो अगर स्टूडेंट सपोज दैट हमें इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रखना, ठीक है, तो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी तो जो चार्ज पार्टिकल में रिजल्टेंट फोर्स लगने वाला होगा 0। तो भाई रिजल्टेंट फोर्स अगर करना है हमें 0, फॉर रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू 0। यहां पर स्टूडेंट होने वाला है कुछ QE, और हमने यहां पर स्टूडेंट देखिए ये जो एंगल लेट किया है वो sin 90 डिग्री लेट कर लिया है। तो भाई ये जो रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू होने वाला होगा वो Q टाइम्स ऑफ E प्लस VB sin 90 डिग्री। तो इसको कुछ इस तरीके से भी रख लेते हैं, ओनली फॉर दिस कंडीशन जब ये 90 डिग्री होने वाला होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर Q टाइम्स ऑफ E प्लस VB इज इक्वल टू 0। तो जो E का V का वैल्यू मिलेगा, वेलोसिटी का वैल्यू जो मिलेगा वो हो रहा है स्टूडेंट, यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ आ रहा पॉजिटिव इन डायरेक्शन, तो माइनस साइन भी यहां पर होने वाला होगा। तो ये E माइनस VB इज इक्वल टू 0, देन V इज इक्वल टू E बाई B। स्टूडेंट इस कंप्लीट स्टडी में हमें ये समझ में आया
कि केवल और सिर्फ केवल एक ही वेलोसिटी है v इज इक्वल टू ई बाई बी, जिसमें चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ के प्रेजेंस में विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मोशन कर सकता है। अदर देन इसके अलावा चार्ज पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी यहां पर होगी उसके लिए चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स के कारण। क्लियर स्टूडेंट? तो सिंपल सी बात है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब इंटर करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो E बाई बी है, तो चार्ज पार्टिकल उस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मोशन करेगा, वो भी पर्टिकुलर अपनी स्पीड इज इक्वल टू v बाई बी से। यूनिफॉर्म मोशन होने वाली होगी उसकी उस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस कंप्लीट स्टडी में यहां पर हम लोगों ने लॉरेंट फोर्स को समझा, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी चार्ज पार्टिकल की कि विदाउट एनी डिफ्लेक्शन चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर सके। और यहां स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि चार्ज पार्टिकल जो है उस चार्ज पार्टिकल में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन करने के लिए हम लोगों ने वहां पर दिखा दिया है। भाई ये पहले ये वेक्टर फॉर्म में था, उस वेक्टर फॉर्म को हमने जो है कैलकुलेट किया, तो अब कुछ इस तरीके से जो है वेलोसिटी को फाइंड आउट हम लोगों ने किया। यही वो वेलोसिटी है जिसमें चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में बिना किसी डिफ्लेक्शन के मोशन कर सकता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये एक कंप्लीट स्टडी हुई मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस्ड किया जाता है तो उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो कितना होगा। इसके साथ स्टूडेंट इस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हम लोग यहां पर बात करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग प्लेस करें तो उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो मान लीजिए सपोज दैट स्टूडेंट एक करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है और उसमें फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिक करंट आई। क्लियर? भाई फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होती है, तो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में ही है। तो भाई मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम आपको एक जनरल भी बात बताएंगे कि आप मैग्नेटिक फोर्स को उसमें से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहां पर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर ये हमारा कंडक्टर प्लेस्ड है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो है वेक्टर बी। स्टूडेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर होंगी। यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड है एट एन एंगल थीटा। क्लियर स्टूडेंट? तो अब हमें देखना है कि मान लीजिए सपोज दैट इस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो लेंथ है वो L है और ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है उसकी इंटेंसिटी B, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी वो वेक्टर B। क्लियर स्टूडेंट? तो अब हमें देखना है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा इस पर। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर of length L at an angle theta with magnetic field placed inside
प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, वेक्टर बी। तो भाई वो मैग्नेटिक फोर्स होने वाला है आई एल बी साइन थीटा एन कैप। नाउ स्टूडेंट, अगर करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन है, तो करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड से जो प्लेन फॉर्म्ड होगा, अगर एंगल क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन डायरेक्शन होगा, और अगर ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड का एंगल जब हम लोग मेजर करेंगे तो स्टूडेंट यहां पर फोर्स जो प्लेन फॉर्म्ड होगा उसमें अबव द प्लेन होगा। क्लियर? तो भाई यहां पर अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगाते हैं तो एफ बी आई, तो बी हमारा यहां है, आई हमारा कुछ इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है अबव द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है, तो यहाँ पर करंट से मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज है थीटा। क्लियर? तो भाई फोर्स का जो डायरेक्शन हुआ वो कुछ इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी डायरेक्शन को हम लोग एन कैप बोलेंगे और ये वेक्टर एफ होगा। ये एन कैप जो है वो करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड से फॉर्म होने वाले प्लेन के नॉर्मल ई अबव है। क्लियर? तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस होता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगता है। अब जनरली स्टूडेंट्स एक मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम लोग जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है स्टूडेंट, उसमें हम लोग अपने थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखते हैं ऐसे, और एफ बी आई जो कि अमेरिका का पुलिस का नाम है, एफ बी आई। क्लियर? तो या इसको फादर मदर चिल्ड्रन, तो भाई एफ से मैग्नेटिक फोर्स हो गया, एम से मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और आई से इलेक्ट्रिक करंट हो गया, सी से चिल्ड्रन, तो इट मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन लेंगे। तो नाउ स्टूडेंट अगर एफ बी आई से चेक करते हैं तो एफ फोर्स होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड होती, और जो आई है वो इलेक्ट्रिक करंट होती। तो भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं इस मैग्नेटिक फोर्स को, तो ये स्टूडेंट होने वाला है कुछ एफ बी आई इस तरीके से। तो अब अपने जो फोर फिंगर है उसको हमें रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जो हमारी मिडल फिंगर है उसको रखेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में, तो जो हमारा थंब है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने वाला होगा। तो स्टूडेंट रखते हैं अपनी मिडिल फिंगर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड जो मिडिल फिंगर है वो हमारी इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मिल रहा है। इलेक्ट्रिक करंट जेड डायरेक्शन में हमने शो की है, तो इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है एफ बी आई, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। थंब मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा, फोर फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, एंड जो मिडिल फिंगर है उसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करना है। नाउ स्टूडेंट जो सेकेंड रूल है हमारे पास राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 में करना क्या है स्टूडेंट, हमें इसमें जो हमारा थंब है उसको टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट रखना है, और जो फिंगर्स है उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। नाउ स्टूडेंट जो पाम है हमारी इसके परपेंडिकुलर फोर्स का डायरेक्शन निकलेगा। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फर्स्ट रूल जो है हमारा वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल, एंड स्टूडेंट जो सेकेंड नंबर है वो है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2।
तो स्टूडेंट सिंपल से ये रूल है, हमने आपको समझा दिया है, इसमें कोई बहुत बड़ी थियरी नहीं है, एकदम सिंपल सा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए हमें अपने लेफ्ट हैंड में थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर में से मिडिल फिंगर को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में, फोर फिंगर को हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, तो थंब से हमें मैग्नेटिक फोर्स मिल जाएगा। और राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 में हमें थंब को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होगा पाम में वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बता देगा। क्लियर? अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे कि ये जो F = ILB sin थीटा जो फॉर्मूला है इसको हमें ड्राइव करना है कि कैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, कितना लगता है ILB sin थीटा, तो इसका डेरिवेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। स्टूडेंट हम लोगों ने समझा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर अगर रखा जाए तो उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है F = ILB sin थीटा, उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसी मैग्नेटिक फोर्स के लिए करना है डेरिवेशन, प्रूव करना है इक्वेशन F = ILB sin थीटा। तो भाई यहां पर लेट करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्मली बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है। मैग्नेटिक फील्ड्स, क्रॉस का मीनिंग होता है नॉर्मली बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी नॉर्मली बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। तो भाई यहां मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो बी है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। और स्टूडेंट अब प्लेस करेंगे इसमें हम एक कंडक्टर। तो नाउ जो कंडक्टर हम स्टूडेंट प्लेस कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे कंडक्टर का ए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है ए, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर ए है। एंड स्टूडेंट इसका जो लेंथ है वो L है। अब स्टूडेंट इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो I है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है वो I। स्टूडेंट जनरली किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से, और फ्री इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, ऐसा माना जाता है। तो स्टूडेंट यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन और जिस वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो स्टूडेंट जो जो चीजें हमने यहां पर लेट की उनको लिख लेते हैं। बी है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, बी है मैग्नेटिक फील्ड, बी है मैग्नेटिक फील्ड, आई है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, एल है हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। नाउ स्टूडेंट वीडी है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड स्टूडेंट यहां पर स्मॉल एन हम लेट करते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो स्मॉल एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन in unit volume of conductor, unit volume of conductor। अब स्टूडेंट देखते हैं यहां पर कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जिनकी वेलोसिटी वीडी है
और वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। तो भाई एक चार्ज पार्टिकल एक मोशन करता हुआ चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन में भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब स्टूडेंट देखिए, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में माना जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट हमें करना है। तो वो डायरेक्शन होगा यहां पर भाई, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो ऊपर साइड है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर ये मैग्नेटिक फोर्स है एफ डैश, एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन पर। तो फिर भाई यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो कितना है। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वन फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ स्टूडेंट वो होगा हमारा एफ डैश इज इक्वल टू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है बी, और मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन के बीच जो एंगल है वो उसका साइन। तो ईवीडी बी साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फोर्स है जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। नाउ स्टूडेंट, यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो स्मॉल एन है। देन टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होगा ए इंटू एल। देन ए इंटू एल वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल एन इंटू एल हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल होगा। तो भाई ये कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो स्टूडेंट भाई सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है ईवीडी बी साइन थीटा है। देन एन ए एल फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो भाई नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन NaL free electrons of conductor। क्लियर स्टूडेंट। तो भाई ये बनने वाला है वन इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स है ईवीडी बी साइन थीटा है। तो भाई नेट मैग्नेटिक फोर्स जो बना वन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है एफ डैश, देन NaL फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर NaL टाइम्स हो जाएगा। सारे फ्री इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक तरफ, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो भाई सब में मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी सेम होगा। तो यहां पर हम लोग इसका NaL टाइम्स करके इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर एफ डैश की जो वैल्यू है वो है ईवीडीबी साइन थीटा। नाउ NaL इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये NaL टाइम्स हो गया नेट मैग्नेटिक फोर्स। तो F की वैल्यू बनी NeAVdB इंटू L साइन थीटा। नाउ स्टूडेंट यहां पर NeAVd जो है हमारा, ये इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन में हम लोगों ने देखा था I इज इक्वल टू NeAVd। तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच जो रिलेशन है वो I इज इक्वल टू NeAVd है। तो यहां पर F इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट हो रहा है, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। नाउ स्टूडेंट यही वो मैग्नेटिक फोर्स है जो एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर लगता है जब हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो उसमें
मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्लो कर रहा है, उनमें लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स होता है, और वो यहां पर निकल कर आ रहा है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा इन न्यूटन। तो नाउ स्टूडेंट, अगर इस फार्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर F इज इक्वल टू आई टाइम्स वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, ये हमारा वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने इस डेरिवेशन को समझा है। इस डेरिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर हम लोग समझे तो एक कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूविंग चार्ज पार्टिकल है, और मूविंग चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वही हमारा कंडक्टर में लगने वाला रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स होगा, और वो फाइंड आउट हो रहा है यहां पर आई बी एल साइन थीटा। स्टूडेंट, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, इस डेरिवेशन में हम लोग देखेंगे कि जब एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के पैरेलल दूसरा इलेक्ट्रिक कंडक्टर प्लेस्ड होगा तो एक की इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हमारा दूसरा इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर आएगा। तो भाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब यहां पर पहले वाले इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वाला करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड कर दिया गया, तो क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर पड़ रही उसकी वजह से सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा, और जो सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फर्स्ट वाले करंट कैरिंग कंडक्टर में भी एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इट मींस स्टूडेंट, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होते हैं, ड्यू टू विच उन दोनों में एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। उस मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग म्यूचुअल मैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, और उसके बारे में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यार टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच एक म्यूचुअल मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मतलब एक का दूसरे पर दूसरे का एक पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स कब अट्रैक्टिव इन नेचर होगा और कब रिपल्सिव इन नेचर होगा, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो भाई स्टूडेंट, देखना है हमें टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स। तो भाई लेट करते हैं एक पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहां पर स्टूडेंट हमें ये जो कंसीडरेशन है वो लेना होगा कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं वो काफी लंबे हैं, या ऐसा बोल सकते हैं पर करंट कैरिंग कंडक्टर्स स्ट्रेट है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ है। तो नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट है वो I1 है, और इसका नेम जो है वो PQ है। क्लियर। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r पर हम लेट करते हैं एक दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका नेम है स्टूडेंट RS। नाउ स्टूडेंट, RS भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और ऑफ इनफाइनाइट साइज बोल सकते हैं इसको भी, बिकॉज स्टूडेंट जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे यहां पर वो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को ही कंसीडर करेंगे। तो यहां पर स्पष्ट तरीके से बता देना अच्छा होगा कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इनफाइनाइट लेंथ के है। अब स्टूडेंट, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही वो हमारी है I2। तो भाई फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट है I1, सेकंड में है I2। अब देखते हैं कि I1 करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से I2 करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो किस डायरेक्शन में होगी। तो भाई देखिए, I1 करंट हमारा अपवर्ड इन डायरेक्शन है, तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक किया जाता है। तो उसको चेक करते हैं, थंब को रखते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखते हैं जिस पॉइंट B में हमें
इस पॉइंट में सपोज दैट हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो भाई करंट को रखते हैं थंब को रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखते हैं पॉइंट की तरफ, तो भाई जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा पाम के परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है नॉर्मली बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, तो भाई इसको लेट कर लेते हैं B1 बिकॉज ये I1 करंट की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 current carrying conductor on I2 current carrying conductor। I1 करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से I2 करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो है B1 इज इक्वल टू स्टूडेंट इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था वो था म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई स्मॉल r। यहां पर हमारे पास जो करंट है वो I1 है और जिस डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है वो स्मॉल r है, तो जो फॉर्मूला है वो म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई r। स्टूडेंट इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से I2 करंट कैरिंग कंडक्टर के एवरी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है और जिसका मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई r। तो इट मीनिंग इज दैट स्टूडेंट कि I1 करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड B1 में ये I2 करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड, तो इसमें स्टूडेंट एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा। अब सपोज दैट हम इस I2 करंट कैरिंग कंडक्टर की L लेंथ में उस मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट करना चाहते, तो यहां पर स्टूडेंट I1 करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो I2 करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड B1 प्रोड्यूस हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड B1 की वैल्यू इस I2 करंट कैरिंग कंडक्टर के एवरी पॉइंट में सेम रहने वाली है और इसके एवरी पॉइंट में यह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मली बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होने वाला है। तो भाई ये B1 मैग्नेटिक फील्ड में I2 करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ L में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। बट स्टूडेंट यहां पर अगर हम लोग देखें कि जो डायरेक्शन B1 है वो नॉर्मली बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है और जो करंट I2 है वो ऊपर साइड है, तो यहां पर भाई सिंपल सी बात है, जो थीटा है मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक फोर्स acting on I2 current carrying conductor, I2 current carrying conductor in magnetic field B1, in magnetic field B1। तो वो स्टूडेंट हो रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मली बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं, तो बी हमारा नॉर्मली बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, करंट का डायरेक्शन मिडल फिंगर से 4 फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर साइड है, तो मैग्नेटिक फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है, तो उसको हम लोग यहां पर मैग्नेटिक फोर्स फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से सेकंड में, तो यहां पर हम लोग इसको जो है वेक्टर F21 लेट कर लेते हैं। तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू I2 करंट कैरिंग कंडक्टर में B1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी L लेंथ में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो I2B1L sin 90 डिग्री होने वाला है और उसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स I1 करंट कैरिंग कंडक्टर। वेक्टर F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 अपॉन स्मॉल r
इंटू कैपिटल एल। नाउ स्टूडेंट ये हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो भाई I1 करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से I2 करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो है म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई स्मॉल r। और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की एक लेंथ हमने लेट करी कैपिटल L, तो इसके कैपिटल L लेंथ में ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अगेन स्टूडेंट देखेंगे कि I2 करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो I1 में आने वाली है। तो भाई उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, करंट का डायरेक्शन थंब से मैग्नेटिक फील्ड जहां पर हमें फाइंड आउट करनी है उधर हमें फिंगर देखना है, रखना है, और परपेंडिकुलर जो है ये ऐसा बनेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है अबव द प्लेन ऑफ पेपर, तो सर्किल क्रॉस से डिनोट करेंगे। अब स्टूडेंट देख लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे तो भाई 4 फिंगर होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और मिडल फिंगर होगी हमारी करंट के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो हमारा आ रहा है वो टुवर्ड्स I2 करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है इसको हम लोग वेक्टर F12 करंट फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो डायरेक्शन है वेक्टर F12 ये I2 करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ है। तो भाई सिमिलरली फोर्स ऑन I1 करंट कैरिंग कंडक्टर, I1 करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर placed in B2 मैग्नेटिक फील्ड, तो वो स्टूडेंट होने वाली है वेक्टर F। अब भाई B2 की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I2 बाई स्मॉल r हो जाएगा। तो वेक्टर F12 जो है हमारा वो म्यू नॉट बाई 2 पाई करंट है हमारी, सॉरी I1 करंट कैरिंग कंडक्टर B2 मैग्नेटिक फील्ड में, और लेंथ ऑफ कंडक्टर लेट कर लेते हैं कि हमें इसके L लेंथ में मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो L लेंथ में मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट करना है तो L और जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच वो है हमारा 90 डिग्री। नाउ स्टूडेंट वेक्टर F12 B2 की वैल्यू पुट करते हैं म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन बीच का डिस्टेंस देखते हैं स्मॉल r इंटू कैपिटल L। तो स्टूडेंट अगर यहां पर हम दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड देखें तो सेम आ रहा है बिकॉज ऑफ ये म्यूचुअल फोर्स है। तो भाई 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच जो मैग्नेटिक फोर्स है वो यहां पर मिल रहा है हमें स्टूडेंट F इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई I1 I2 बाई स्मॉल r। और अगर स्टूडेंट यही हम इंटू कैपिटल L न्यूटन, अगर हम इनके यूनिट लेंथ पे फोर्स की बात करें तो वो होगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई F बाई L म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई I1 I2 बाई स्मॉल r न्यूटन पर मीटर। तो स्टूडेंट डेरिवेशन ये हो चुका है और I1 करंट कैरिंग कंडक्टर में I2 की वजह से I2 करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई स्मॉल r इंटू कैपिटल L। और अगर इसकी पर यूनिट लेंथ की हम बात करें तो वो मैग्नेटिक फोर्स म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई स्मॉल r है। और I2 करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो I1 करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फोर्स है वो भी म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 I2 बाई स्मॉल r इंटू कैपिटल L है। बट अगर इसकी यूनिट लेंथ पर बात करें तो वो वैल्यू भी हमारी म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई स्मॉल r फाइंड आउट हो रही है। यहां पर स्टूडेंट एक चीज ये ध्यान देनी होगी, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन सेम हो तो जो दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, उनके बीच मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। और अगर ये करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो देन इनके बीच जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है,
नोट कर लीजिए कॉपी में कि अगर करंट का डायरेक्शन हमारा सेम है तो मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा, और अगर करंट का डायरेक्शन हमारा अपोजिट है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है रिपल्सिव होगा। अब स्टूडेंट यहां पर हमें इसी कॉन्सेप्ट पे देखना होगा 1 एम्पियर का डेफिनेशन। क्लियर? तो भाई डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं हमारे, उनके बीच लगता है मैग्नेटिक फोर्स, पर यूनिट लेंथ में जो लगता है मैग्नेटिक फोर्स वो है हमारा म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई स्मॉल r। वहां से हमें देखना है स्टूडेंट कि भाई इनके बीच जो मैग्नेटिक फोर्स है इस पे डिपेंड, इसके बेस पर हमें 1 एम्पियर का डेफिनेशन जो है शो करना है। क्लियर? 1 एम्पियर का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो नाउ स्टूडेंट, अगर बोथ इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर्स में जो करंट है वो हो 1 एम्पियर, क्लियर, और इनके बीच जो डिस्टेंस हो वो हो 1 मीटर, तो भाई F इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई I1 पर यूनिट लेंथ। इट मींस जो लेंथ ऑफ कंडक्टर्स है यहां पर यूनिट लेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं, I1 I2 बाई स्मॉल r। तो ये है वो मैग्नेटिक फोर्स जो करंट कैरिंग, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में लगता है। तो भाई हमने करंट की वैल्यू ली है 1, डिस्टेंस की वैल्यू ली है 1 मीटर, तो F बाई एल म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई की वैल्यू होगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, बिकॉज म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 7। अब स्टूडेंट हमने यहां पर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवीजन, सॉरी यहां पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं तब जाके ये म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई बनने वाला होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई का जो वैल्यू है अपने पास वो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है। I1 का वैल्यू 1, I2 का वैल्यू 1, डिस्टेंस 1 मीटर, देन यूनिट लेंथ में जो फोर्स लगने वाला है न्यूटन पर मीटर। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट वो अमाउंट होता है जो दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर फ्लो हो और उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर हो तो उनके बीच जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर होगी। स्टूडेंट, अगर हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे हैं जिनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर है और उनके बीच जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर में लग रहा है फोर्स ये, तो स्टूडेंट उन कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होगी वो 1 एम्पियर होगी। तो इस तरीके स्टूडेंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये जो चैप्टर है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें जो है टॉर्क देखना है एक करंट कैरिंग लूप में, और इसके साथ इसका काफी पार्ट तो भाई ड्यू टू कोविड-19 वो खत्म हो चुका है। तो आप लोग एंजॉय करिए वीडियोज को, देखते रहिए, अपने सिलेबस को कंटिन्यूअस जो है रिपीट करते रहिए। आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके, नोट्स बनाइए, नोट्स का रिवीजन करिए और एक बढ़िया पढ़ाई करिए।